दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। आज से बहुत ही बेहतरीन सेशन आप लोगों का चलेगा जो कि आपके टोटल उत्तराखंड का मैक्सिमम पोर्शन कवर करेगा जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से उत्तराखंड की क्लासेस हर किसी को उसी दिन अटेम्प्ट करके उसी दिन उसको क्या करना है, दिमाग में बिठाना है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने पास उत्तराखंड का मैप जरूर रखना। और जो जब तक मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, ये साइड में मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो काल्पनिक है, देहरादून का, मुझसे इतना ही बना, आप लोग इसको ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है। अब एग्जैक्ट तो बनाना पॉसिबल है नहीं, तो आपके समझने के लिए मैंने क्या किया, साइड में एक मैप बनाया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और कहनी है, लास्ट टाइम यानी एक दो कल मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, उस कमेंट में लिखा गया था कि सर हमने जो आपकी फीस है यानी फी आप जो ले रहे हैं वो जमा कर दी है। पहली बात तो ये है कि ये क्लासेज यानी ये चैनल जो है मुफ्त का चैनल है, फ्री का है, इसमें किसी भी प्रकार की फीस आप लोगों को नहीं देनी है। अगर कोई मेरे नाम से अगर आपसे फीस मांगता है तो आप पहले मुझसे या तो फेसबुक या व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कंफर्म कर लें, ठीक है। आप किसी को किसी प्रकार की फीस देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपसे ऐसे ही कोई बहरूपीय मतलब बाहर से आके आपसे कहें कि हाँ हम इसके ऑनर हैं इस चैनल के, हमें फीस दीजिए, ऐसे काम मत करना, ठीक है। ये मुफ्त का चैनल है, ये शिक्षा के लिए आपको दिया गया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं किया जाएगा यहाँ पे, ठीक। देखिए आज से हमारे जो क्लासेज होंगी वो कौन सी होंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पकड़ा जाएगा, जो जिस क्रम में स्थापित हुआ था। यानी जैसे मैंने आपको पहले उत्तराखंड की वीडियो में बताया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना था, उसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। दूसरी बात, जब आप ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू करेंगे तो एक मान के चलिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपकी 2 से 3 यानी 3 क्लासेस मिनिमम आएंगे। और उस क्लासेस का ये मतलब होगा, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ेंगे कि हम ये कब बनाइए, हम उस डिस्ट्रिक्ट का चप्पा चप्पा खोजेंगे और आपके एग्जाम में लगभग जहां से क्वेश्चन आते हैं हर चीज को हम टच करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग साथ में परीक्षा वाणी से तैयारी करना। देखिए आज पहले डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत है और वो है देहरादून, ठीक है। कौन सा है, देहरादून है। और आप लोग क्या कीजिए, साथ ही साथ इसको जल्दी से अपने एक अलग से पेज में क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। और थोड़ा सा इसको क्या करना, देहरादून को बड़ा बनाना। इसमें कुछ मत लिखना, अगले पेज से लिखना शुरू करना। यानी जहां पे आपके नोटबुक है उस वाले के पहले पेज में देहरादून बनाना है, अगली पेज से उसके नोट्स बनाने हैं। जहां मैप में जो चीज दिखानी होंगी वो दिखाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले देहरादून की आपने बाउंड्री बनानी है। इधर लिखिए यूपी, 2 अदर स्टेट को ये टच करता है, एक है यूपी, एक है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी इसका जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न यानी नॉर्थ वेस्ट जो पोर्शन है वो किसकी ओर जाएगा, हिमाचल की ओर जाएगा। जबकि इसका जो साउथ एंड वेस्ट दक्षिण पश्चिम का इलाका है वो किसकी ओर जाएगा, यूपी को टच करेगा, ठीक है। पहली बात, इधर आपने यूपी लिखना है, इधर आपने हिमाचल लिखना है। अब देखिए लास्ट टाइम मैंने जो उत्तराखंड की एक वीडियो दी थी उसमें थोड़ा कुछ लोगों को कंफ्यूजन था उत्तराखंड की दिशा के बारे में कि देश के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर जो बुक दे रखी है उसमें दक्षिण उत्तर पश्चिम दिए हैं जबकि आपने उत्तर पूर्व बताया। देखिए बुक वाला भी गलत नहीं हो सकता है, क्यों, जब आप पूरे इंडिया का मैप देखोगे जो देशांतर रेखाओं को देखोगे तो एक देशांतर रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है इंडिया के, और वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री, 82.5, ठीक। यानी 82.5 डिग्री जो देशांतर है, जो लाइन भारत के सेंटर से होकर गुजरती है, उसके कंपैरिजन में उत्तराखंड थोड़ा सा वेस्ट की ओर है, इसलिए उसने क्या दिया था, आपका उत्तर पश्चिम दिया था, यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न दिया था, नॉर्थ वेस्ट दिया था। जबकि अगर आप इसको हटा देते हैं, इस लाइन को नहीं अगर सोचते हैं, नॉर्मल इंडिया के मैप में देखोगे तो उत्तराखंड थोड़ा सा स्लाइडली इस साइड को दिखता है। तो आप लोग ध्यान रखना देशांतर के अकॉर्डिंग, अगर पेपर में पूछता है, पेपर में पूछेगा ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए आप लोग जल्दी से बनाइए, यहाँ हिमाचल लिखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश लिखिए। यहाँ आपको क्या करना है, इसको टच करने वाले जिलों के नाम लिखने हैं। सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे आप, उत्तरकाशी, जो कहाँ की ओर आएगा, उत्तर पूर्व की ओर, यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर। और सेंटर के जहां पूर्व की ओर यहाँ पे टिहरी लिखेंगे, नीचे की ओर यहाँ पे आप कहाँ लिखेंगे, दक्षिण पूर्व की ओर पौड़ी लिखेंगे, और यहाँ दक्षिण की ओर या दक्षिण से हल्का सा पश्चिम की ओर क्या लिखेंगे, हरिद्वार। यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर हल्का सा उत्तरकाशी,
ईस्ट की ओर लगभग टिहरी, ये आपका साउथ ईस्ट की ओर पौड़ी, और साउथ और वेस्ट की ओर क्या दिखाएंगे, हरिद्वार दिखाएंगे। यूपी यहाँ पे दिखाना है, हिमाचल प्रदेश। ये सिर्फ देखते ही देखते कितनी चीजें दिमाग में बैठ गई। कुछ नहीं भी आता है, आपसे पूछेगा देहरादून जिले के बारे में क्या जानते हो, आंख बंद करके सर देहरादून जिला उत्तर पूर्व में उत्तरकाशी और टिहरी से, दक्षिण की ओर जो है दक्षिण पूर्व में पौड़ी, और दक्षिण पश्चिम की ओर हरिद्वार से घिरा हुआ है। जबकि ये आपका उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ भी क्या बनाता है, सीमा बनाता है, सिर्फ देखने से। ठीक है, इतना देखने से। ठीक, अब देखिए, अब अक्षांशीय विस्तार तो इनका पूछेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट का पूछेगा नहीं ना। नीचे लिख लो 29.5 डिग्री 57 उत्तरी, और ऊपर लिखेंगे 30 डिग्री 58 मिनट उत्तरी। यानी जब आप इसकी जड़ पे लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार, उसको लिख लीजिए 29 डिग्री 57 मिनट से कहां तक होगा, ऊपर उत्तर में 30 डिग्री 58 मिनट। ठीक है, 30 डिग्री 58 मिनट तक। ये क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, ऐसे जो इस टाइप की लाइनें होती हैं। और ऐसी जो देशांतर है, जो टाइम बताता है, ऐसी जो लाइनें पड़ती हैं मैप में, यानी जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो कहां से है, 77 डिग्री 35 पूर्व से कहां तक है, 78 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक। यानी 78 डिग्री 20 मिनट पूर्व कहां से, 77 से। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ लिखना है आपको। ठीक, अब देखिए देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी फैक्ट हैं आप लोग पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप लोग साथ ही चाहे तो यहां भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, जब हमने इसकी बाउंड्री देखी, अब अभी नदियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इधर इसकी टोंस नदी बहती है, यहां से होते हुए उत्तरकाशी आते हुए यमुना बहती है, नीचे आसन नदी है इस इलाके में, और यहाँ कहीं आसन नदी है, और यहाँ पे कौन की सौंग नदी वगैरह है, वो अभी बताते हैं। ठीक है, देखिए जब आपने ये सब चीजें देख ली हैं, अब सबसे पहले कुछ तो एरिया होगा भाई, जितने में घिरा है ये, इसका कोई तो एरिया होगा। जितने इलाके में देहरादून घिरा है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो एरिया है, वो है 3088, यानी 3088 3088 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, यानी 3088 स्क्वायर किलोमीटर पूरे देहरादून का क्या है, अपने आप में एरिया है। ये भी नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये वहां से आएगा, जनसंख्या वगैरह वाला जो आंकड़े होते हैं सब क्षेत्रफल की दृष्टि से, बड़ा छोटा, टॉप 4 के याद रखने, टॉप लास्ट के याद रखने। ठीक है, वहां से क्वेश्चन ये बन जाता है। तो इसका एरिया इतना है। अब सबसे पहली बात, जब हम देहरादून पढ़ रहे हैं, बोल दिया देहरादून देहरादून देहरादून, भाई इसका नाम कहां से ये देहरादून आ गया, इसके नेम को लेके क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, नाम की उत्पत्ति, यानी नेम, नाम की उत्पत्ति। ठीक है, यानी आखिर ये नाम कहां से दिया गया, क्या क्या इसके नाम हो सकते हैं, यानी नेम की उत्पत्ति लिखो, नाम की उत्पत्ति। पहली बात, आप लोगों ने जैसे महाभारत सुनना होगा, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे। उन गुरु द्रोणाचार्य ने जो दून की घाटी है, या ये पर्टिकुलर देहरादून नहीं हो सकता, पूरा दून घाटियां क्या होती है अभी बताऊंगा, उस दून घाटी में आके तपस्या की थी, और उसी तपस्या के कारण, उनके यहाँ आने के कारण बताया जाता है कि इसका नाम द्रोण घाटी भी पड़ा। ठीक है, तो पहला जो है उसमें क्या हो सकता है, पहला पॉइंट लिख लीजिए, सीधे सीधे लिखना है आपको, गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या स्थली होने के कारण इसका नाम द्रोण घाटी पड़ा। क्या पड़ा, द्रोण घाटी। अब पूरा तो लिखाऊंगा नहीं, पूरा सेंटेंस जरूर बोलूंगा, आप लोग साथ साथ ही लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे, गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या स्थली होने के कारण इसको कुछ इतिहासकार द्रोण घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम द्रोण घाटी पड़ा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बताया जाता है कि जो गुरु रामराय थे, कौन थे, गुरु रामराय। गुरु रामराय ने पंजाब से आके इस इलाके में डेरा डाला था, इस इलाके में वो रहे थे। डेरा डालना मतलब वो रह रहे थे, और डेरा डालना मतलब धीरे 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 वो इतना प्रोनाउंसिएशन उसका हो गया कि वो डेरा से देहरा हो गया। ठीक है, बताया जाता है कि गुरु रामराय ने इस इलाके में डेरा डाला था, और यहीं उन्होंने अपने देह यानी शरीर का क्या किया था, बॉडी का त्याग किया था। तो इस वजह से भी इसका नाम क्या पड़ा, देहरादून, जो बाद में प्रोनाउंसिएशन करते करते क्या हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, गुरु रामराय द्वारा डेरा प्लस देह त्याग, यानी अपनी बॉडी को उन्होंने यहां पे क्या कर दिया, त्याग दिया।
ये पंजाब से आए हुए थे, ठीक है। गुरु राम राय द्वारा यहाँ पे डेरा डाला गया और देह त्याग किया गया, जो बाद में प्रोनाउंसिएशन करते करते देहरादून, डेरा कहाँ डाला, दून में, क्या बनना चाहिए था, देहरादून, जो प्रोनाउंसिएशन करते करते क्या बन गया, देहरादून बन गया। तो इस वजह से भी इसका नाम क्या पड़ा हो सकता है, देहरादून हो सकता है। और इन्हीं गुरु राम राय ने 1699 में यानी 1699 में यहाँ पे गुरुद्वारा की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। तो देहरादून में गुरुद्वारे की स्थापना लिख लीजिए 1699, जो इस शहर के बीचों बीच है, ठीक है। किसने की थी, गुरु राम राय, गुरु राम राय, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है गुरु राम राय द्वारा देहरादून में गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई थी, 1699, गुरुद्वारा लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे गुरुद्वारा कब की गई थी, 1699 में गुरु राम राय द्वारा देहरादून में की गई थी। अब देखिए पंजाबियों का जो है बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल अपने आप में वो रहता है, वहां आते हैं लोग। तो अब इनकी याद में इस देहरादून में कोई ना कोई एक मेला लगता है जो बहुत प्रचलित है, जिसका नाम है झंडा मेला, ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछता है कि झंडा मेला कहाँ लगता है, झंडा मेला, तो सीधे सीधे आप तुरंत आंसर बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट सही, ठीक है। देहरादून में लगता है, क्यों लगता है, गुरु राम राय की याद में लगता है क्योंकि वो यहाँ आए थे। कब लगता है, होली के 5 दिनों बाद, ठीक है। कब लगता है, होली के 5 दिनों बाद, होली के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद क्या लगता है यहाँ पे, अपने आप में झंडा मेला लगता है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। नाम की उत्पत्ति द्रोण घाटी क्यों कहते हैं, द्रोणाचार्य की तपस्या स्थल का, गुरु राम राय द्वारा यहाँ आया गया, डेरा डाला गया, शरीर का त्याग किया गया, इसीलिए इसको देहरादून से प्रोनाउंसिएशन करते करते देहरादून हो गया। गुरु द्वारा यहाँ 1699 में बनवाया गया था गुरु राम राय द्वारा, और गुरु राम राय की याद में ही यहाँ पे झंडा मेला लगता है, जो कि होली के 5 दिन बाद लगता है। और झंडा मेला कहाँ लगता है, बहुत बार आपके पेपर में पूछता है, ठीक है। अब ये तो नाम की उत्पत्ति होगी, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब ये जो देहरादून है, यहाँ को आज तक हम लोग रह रहे हैं, आप लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, करणपुर भी जाते होंगे, कोई कहीं जाता होगा, कोई कहीं, कोई तो यहाँ रहा होगा ऐतिहासिक रूप से, कभी ना कभी यहाँ कोई बिलोंग करता होगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ऐतिहासिक निवास, यानी हिस्टोरिकल, यहाँ पे कौन रहते थे, ठीक है, ऐतिहासिक निवास, यानी हिस्टोरिकली यहाँ पे कौन लोग रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आप लोगों ने लिखना है, इस घाटी में, इस इलाके में, अभी तो शेप तो ऐसा ही है, पहले तो पूरा बड़ा होगा, मतलब कि अभी तो डिस्ट्रिक्ट ने क्या कर दिया, बाउंड्री बना दी, लेकिन अपने आप में जो दून घाटी है, इस इलाके में कोई तो रहे होंगे, वो आपने देखना है। यहाँ पे कौन रहते थे, स्टार्टिंग में असुर जातियां रही, यहाँ पे नाग लोग रहे, नाग जातियां, यहाँ पे यक्ष रहे, और उनका पतन भी हो गया था, ठीक है। सबसे पहले कौन रहे, जैसे असुर, कौमा नाग, कौमा यक्षी, पहले तो ये लोग रहते थे। बाद में क्या हुआ, इन लोगों का पतन हो गया, और इन लोगों के पतन के पीछे जो फैक्टर थे वो किरात जाति के आगमन से, यानी किरातों ने क्या कर दिया था, इन लोगों का ऐसे पतन कर दिया था। तो डैश करके पतन लिखिए और डैश करके लिखना किरात आगमन से, ठीक है, किरात आगमन से। इसका क्या मतलब है कि जो देहरादून है वहां असुर, नाग, यक्ष जैसी जातियां रहती थी, जिनका पतन की हो गया, वो किरातों के आगमन से हो गया। ये एरो बना के लिखना, ताकि वो आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ कौन कौन लोग रहे थे एक सीरीज में, ठीक है। अब जब किरात रहे थे, किरातों के यहाँ पे बाद यहाँ पे कुलिंद आए, ठीक है। आपने एक राजा सुबाहु का नाम सुना होगा, संभवतः वो सुबाहु भी किससे संबंधित था, कुलिंद से था, ठीक है। यानी किरातों के बाद यहाँ कौन आए, कुलिंद, और कुलिंद का एक राजा सुबाहु आपने नाम सुना होगा, संभवतः वो कौन था, कुलिंद ही था। और जो सुबाहु था, इसने कालसी वगैरह के इलाके में अपना क्या किया था, शासन किया था। जो कालसी का इलाका है, जो दून का इलाका है देहरादून का, उन क्षेत्रों में इसने क्या किया था, कालसी और दून के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। किसने, इसी सुबाहु ने। जब ये कुलिंद आए थे, कुलिंदों को एक अन्य जाति थी खस, खसु ने इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया, ठीक है। और खसु ने इनको पराजित करने के बाद खसु ने यहाँ पे क्या किया था, शासन किया। आप एक एरो में बनाना, मैं स्पेस की कमी के कारण ऐसे लिख रहा हूं। जब खस आए, खसों के बाद यहाँ पे किसका आगमन हुआ मानता है, पांडवों का, यानी पांडव भी इस इलाके में कुछ समय के लिए रहे, और पांडवों के बाद एक राजा परीक्षित भी यहाँ पे रहे थे, ठीक है। तो खस के बाद कौन थे यहाँ, पांडव, पांडव के बाद परीक्षित, राजा परीक्षित, ठीक है। ये भी क्या थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे इन लोगों ने शासन किया था।
अब जब सब चीजें इतनी थी, अब ये तो ऐतिहासिक यहाँ से कोई क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, जिस चीज से हम नोन है अब वो देखिए, ठीक है। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। बहुत से लोग कहते हैं सर स्क्रीनशॉट देने का मौका लिया करो, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और इसको नोट कर लेना, ठीक है। और पेन भी शायद संभवतः आज दिख रही होगी आपको। अब देखिए ये तो ऐतिहासिक इनका क्या हो गया था, निवास हो गया था। अब हम लोग जिस चीज से परिचित है, हम किससे परिचित है, तो बात का जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब गढ़वाल वंश ने शासन किया, यानी गढ़वाल वंश का एक बहुत प्रचलित राजा होता था जिसका नाम था अजयपाल। और उस अजयपाल ने, मैंने आपको बताया था, समस्त गढ़ों को क्या किया था, एक किया था। उसी दौरान देहरादून भी किस में आ गया था, गढ़वाल के संपर्क में आ गया था, ठीक है। तो जब आपने पांडव लिखे, उसके बाद अगली सीरीज से अगले पॉइंट से लिखेंगे पवार वंश के अंदर, ठीक है। फिर यानी ये कहीं ना कहीं किसके अंदर आया, इस देहरादून किसके अंदर आया, पवार वंश के अंदर आया। और राजा अजयपाल जिसने सभी गढ़ों को जीता था, आप लोगों ने सुना भी होगा, इतिहास में पढ़ाया है मैंने, उसने इसको अपने अंदर ले लिया था, ठीक, अजयपाल के समय। अब अजयपाल तो ठीक था, पवार वंश के समय लंबे समय तक ये रहा। लेकिन आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा का एक युद्ध हुआ था। क्या, खुड़बुड़ा, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि दोबारा, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। और किसके मध्य हुआ था, बताया था, गोरखाओं के मध्य हुआ था। और गोरखाओं के साथ साथ किसका हुआ था, प्रद्युम्न शाह, जो कि पवार राजवंश का था, ठीक है। खुड़बुड़ा युद्ध किसका हुआ था, गोरखा प्लस प्रद्युम्न शाह, ठीक है। ये मैंने सब पढ़ा चुका आपको, प्रद्युम्न शाह। अब ये प्रद्युम्न शाह इस गोरखा, इस खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हुआ था, मारा गया था। और मारा जाने के बाद ये जो गढ़वाल का इलाका, जो देहरादून का इलाका था, 1815 ईस्वी तक किसके अधीन आ गया, गोरखाओं के, ठीक है। तो अब यहां से लिखिए 1804 से 1804 से 1815 तक किसके अंडर था, ये गोरखों के अधीन था, ठीक, गोरखों के अधीन। अब जब गोरखों के अधीन आया, आप लोगों ने पढ़ाया था मैंने, उसके बाद यहाँ अंग्रेज आते हैं, गोरखों को पराजित करते हैं। सिंगौली की एक संधि होती है, उस सिंगौली की संधि के तहत जो देहरादून का इलाका था वो टिहरी रियासत के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अब आगे को लिखिए, सिंगौली की संधि से, सिंगौली, ये सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कि संधि से किसके अंदर आई गई, टिहरी रियासत के अंदर, टिहरी रियासत, ठीक है। टिहरी रियासत के अंदर लिख लीजिए, यानी देहरादून की कहानी हम लोग यहां तक। अब वो पूरा किसके, बस क्योंकि सुदर्शन शाह चाहता था ये इलाका मिल जाए उसको, तो कुछ समय के लिए टिहरी रियासत के अंदर आ गया। अब ब्रिटिश यहाँ पे पूरी तरह से रूल कर रहे थे, यहाँ के शासन इंडिया में भी कर रहे थे, तो देहरादून का कुछ ना कुछ होना ही होना था, स्वाभाविक सी बात थी। ब्रिटिश ने किया 1817 ईस्वी में इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया और मेरठ मंडल का एक हिस्सा बना दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1817 में जिला घोषित व मेरठ मंडल में शामिल, व मेरठ मंडल, यानी मेरठ मंडल में इसको क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था, ठीक है। अब मेरठ मंडल में शामिल हुआ तो स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद भी ये मेरठ मंडल में ही था। देश आजाद हुआ ये मेरठ मंडल में था। अलग उत्तराखंड राज्य की मांग चल रही थी, उस समय भी ये मेरठ मंडल में था। लेकिन 1975 में इसको मेरठ मंडल से हटा के गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया, ठीक है। तो लिख लीजिए नीचे पॉइंट, 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल। ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। गढ़वाल मंडल में शामिल, ऐसे पढ़ा जाता है जिला, ठीक है। इस प्रकार से एक मतलब शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि इस तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएं, आपको वहीं पे टॉपिक बनाते बनाते उसको दिमाग में आप लोग बिठा सकें, ठीक है। 1975 में फाइनली गढ़वाल मंडल में इसको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। और वहीं अभी भी क्या कर रहे हैं, चला आ रहा है, ठीक है। तो ये तो थी इसके शामिल होने की, कहां से कहां हम लोग पहुंच गए, ठीक। अब देखिए अगली चीज जो आती है वो क्या आती है, वो देखिए कि आप लोग, जैसे हम लोगों ने देहरादून पढ़ा, पेपर में एक टर्मिनोलॉजी बहुत आती है कि दून क्या होता है, बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए दून क्या होता है वो लिख लीजिए, ये पेपर में आपका आता है, ठीक है। देहरा तो ठीक हो गया, डेरा डालने के कारण, ये दून क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक। अब एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं, पहले ये समझिए, जैसे हिमालय है, ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई कम हाइट की होंगी,
कोई उससे ज़्यादा हाइट की होंगी, कोई फिर ऐसे समतल टाइप की होंगी, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक प्रकार से जब हिमालय श्रेणी को देखोगे इनको नाम दिया गया है, जैसे आप लोगों का नाम है महेश, विवेक, उमेश, जो भी नाम है, ऐसी हिमालय पर्वत श्रेणियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है उसकी कुछ विशेषताओं के अकॉर्डिंग, यानी कोई ना कोई वहां पे स्पेशलिटी होती होगी, कुछ ना कुछ खासियत होती होगी, इसलिए हिमालय की श्रेणियों को उसके नाम दे दिए गए। जब मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का नामकरण, ये सब पढ़ाऊंगा, वहां मैं बताऊंगा। तो इसमें अभी इतना ही समझिए, हिमालय पर्वत की जो सबसे नॉर्दर्न पोर्शन में है, सबसे नॉर्थ की ओर, यानी सबसे ऊपरी भाग में, जहां सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। क्या? सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती है। फिर सुनना, हिमालय पर्वत में सबसे ऊंचे भाग, यानी सबसे ऊंचाई पे और सबसे नॉर्थ की ओर जो पोर्शन है, जहां सबसे क्या पाई जाती हैं आपकी ऊंची चोटियां, और यहां का जो अधिकांश पर्वत चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती हैं, सदाबहार वहां बर्फ पड़ी रहती है। उसको बोला गया है या तो बाह्य हिमालय बोला जाता है उसको, या महान हिमालय बोला जाता है, या उसको हिमाद्री बोला जाता है, ठीक है। यानी हिमालय के सबसे नॉर्थ में जो होगा उसको क्या बोला जाएगा? या तो बाह्य हिमालय, या महान हिमालय, या हिमाद्री। हिमाद्री मतलब हिम का एक प्रकार का घर, हिम का यानी बर्फ का घर, हिम का आवरण, ये सबसे नॉर्दर्न पोर्शन में होगा, ठीक है। इससे जब कम ऊंचाई वाले में आओगे, जहां आपका कम बर्फ पड़ती है, हाइट कम होगी, जैसे उत्तराखंड के अधिकांश पर्वत चोटियां, मतलब अधिकांश जो आपके हिल स्टेशन हैं वो इन्हीं में बसी पड़ी हैं, जो इससे नीचे आएगा, ठीक है। बाह्य हिमालय की बात आता है लघु हिमालय। क्या आता है? लघु हिमालय, ठीक, लघु हिमालय। इसी को मध्य हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसी को? मध्य हिमालय, जो उससे कम हाइट की होंगी और वहां उतनी बर्फ नहीं पड़ी होगी जितनी ऊपर पड़ी रहती है। और जब उससे भी अगर आप नीचे आओगे, जहां समतल भूमि, एक प्रकार के तराई वगैरह का इलाका दिखता है, भाबर का इलाका दिखते हैं, उस इलाके को बोला जाता है शिवालिक हिमालय। क्या बोला जाता है? शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। देखो, रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक। ये होता है, कुछ नहीं है यार भाई, नाम है वो, कोई इतना अनोखा कुछ नहीं। भूगोल नहीं पढ़े तो भाड़ में जाए, ना पढ़ो, कभी तो पढ़ोगे। किसी चीज को कैटेगराइज कर दिया मैंने, किसी चीज को उसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग नाम दे दिए हैं, तो इन्हीं नामों के अकॉर्डिंग सबसे जो नॉर्थ में होगा, सबसे नॉर्दर्न पोर्शन होगा हिमालय का, उसको बाह्य, महान या हिमाद्री बोला जाता है। हमेशा बर्फ पड़े रहती है, बर्फ से ढके रहते हैं, सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। उससे नीचे लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसके मतलब हिमाद्री के साउथ की ओर आएगा, और उससे भी साउथ की ओर आओगे तो शिवालिक हिमालय पाया जाएगा, जहां का आपका क्या कहते हैं, तराई वगैरह का इलाका होगा, ठीक है। तो जो दून घाटी होती है वो क्या होती है? मेन चीज जो ये दून घाटी है, ये अपने आप में जो मध्य हिमालय, जिसका नाम मैंने बोला, यानी लघु हिमालय, और जो शिवालिक हिमालय है, इसके मध्य एक समतल प्रकार की क्या होती है? पेटियां होती हैं। तो दून क्या होता है? जो यहाँ पे लघु, इसको मध्य भी लिख देना है, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय प्लस शिवालिक, ठीक है, शिवालिक के मध्य स्थित समतल पेटियां, समतल पेटियां, ये क्या कहलाती हैं? समतल पेटियां अपने आप में दून कहलाते हैं। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दून क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दून आपके समझ में आया होगा। अब दून है तो इसका क्यों, आखिर कैसे इसका निर्माण हुआ, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है, क्योंकि इन इलाकों में बहुत सी नदियां बहती हैं, उनमें जो दून में है उसमें प्रमुख नदी है आपकी यमुना। तो यमुना जो नदी है वो अपने साथ जो भी निक्षेप वगैरह बहा के लाती है, यानी यमुना वो इसकी जो सहायक नदियां होती हैं, इसके द्वारा जो निक्षेप अपने साथ बहा के लाया जाता है, उसके कारण इन दून का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो निर्माण कैसे हुआ था? लिखिए, निर्माण यमुना प्लस वो इसकी सहायक नदियों से, ठीक है, इसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, नदियों के निक्षेप से, निक्षेप से, ठीक है। ऐसे इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। किसका? आपका दून घाटियों का निर्माण हुआ था। अब देखिए, जो दून घाटी है, ये जो दून घाटी है, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान इन घाटियों में पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर इस जगह पे सर्वाधिक उत्तराखंड में वर्षा होती है, लेकिन जो दून घाटी है, इन इलाकों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और लगभग 2400 मिलीमीटर के आसपास इसमें वार्षिक वर्षा औसतन होती है, ठीक है। और जो वर्षा होगी वो किससे होगी? मानसूनी पवनों से ही होगी। अब देखिए, ये तो था भूगोल। इसमें पाई जाने वाली वनस्पतियों के बिना आप लोगों को नाम लिखने होंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए प्रमुख वनस्पतियां।
क्या लिखेंगे, प्रमुख वनस्पतियां। ठीक है, जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं यहाँ पे वनस्पति में, एक तो लिख लीजिए आम, एक लिख लीजिए शीशम, एक लिख लीजिए साल, एक लिख लीजिए सागौन, एक लिख लीजिए आंवला और एक लिख लीजिए बांस। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके पहाड़ी ढलानों पे पाई जाती है, ठीक है, जो पहाड़ी ढलानों पे पाई जाती है उसमें लिख लीजिए देवदार, चीड़, बांज। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, पहाड़ी ढलान पे देवदार, चीड़, बांज। ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं, इसकी पहाड़ी ढलानों पे पाई जाने वाली वनस्पति है। इसके अलावा यहाँ पे बुरांस भी पाया जाता है। ठीक है, एक अन्य नाम लिख लीजिए बुरांस। क्या लिखा, बुरांस। अब आप लोगों का ये तो इसके ज्योग्राफी के बारे में था, जियोग्राफी देहरादून की। अब जो क्वेश्चन आएंगे यहां से जो मैं पढ़ाऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट करते हुए आगे बढ़ो। देखो कि यहां तक हमने जितना भी पढ़ा, पहली बात तो ये है कि ये जो जिला सीरीज आएगी ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में खत्म होगी। एक डिस्ट्रिक्ट को 3 दिन में लेके चलूंगा और ये मानना उसमें से लगभग सब चीज हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब जल्दी से अपने मैप में जो आपने बनाया था इस चीज को दिखा दीजिए। यानी उत्तराखंड की बाउंड्री जो इधर है इससे मिलते हुए जो हिमाचल की बाउंड्री, वहां आप लोग टोंस नदी को दिखा दीजिए हल्का सा। ठीक है, उत्तरकाशी से इस इलाके में आपको दिखाएंगे यमुना नदी को दिखाएंगे, और यहां आप इस इलाके में क्या दिखाएंगे, आसन नदी को, बस समझने के लिए। ठीक है, जब मैं बेसिकली अगर आपको जो उत्तराखंड की नदियों का जो सिस्टम है, रिवर का जो सिस्टम है, वो जब मैं पर्टिकुलर टॉपिक में आऊंगा पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, और इस इलाके में आप क्या दिखा दीजिए, सौंग नदी को दिखा दीजिए इस प्रकार से। ठीक, आप जब ये दिखाएंगे तो सबसे पहली बात याद रखना, देहरादून में जो नदियों का मतलब मेनली जो इस डिस्ट्रिक्ट को रिलेट करते हैं, नदियां जो इससे संपर्क में आती हैं वो कौन कौन सी हैं, यमुना प्लस टोंस। ठीक है, उस यमुना आएगी, टोंस आएगी, इसके अलावा आसन नदी आएगी, आसन प्लस सोंग नदी। अब रिस्पना में तो पानी है नहीं, आप लोगों को रिस्पना पता ही होगा। और यहां पे कौन सी आएगी, आपका गंगा नदी। अब आप ये मत कहना सर गंगा देहरादून में कहाँ बहती है, ऋषिकेश में तो बहती है। ऋषिकेश कहाँ आता है, देहरादून में आता है। ऋषिकेश किस नदी के तट पे है, गंगा नदी के तट पे है। इसलिए ठीक है, यहाँ कहीं जो ऋषिकेश का इलाका होगा यहाँ कहीं पे कौन सी दिखेगी, हल्का आपको गंगा नदी देखने को मिलेगी। शहर के बीचों बीच नहीं बहती है ग्राम में। ठीक है, इन नदियों का संबंध मुख्यतः किससे है, आपका देहरादून जिले से है। ठीक, अब हमने इसमें बेसिकली क्या पढ़नी, यमुना, टोंस और आसन नदी के बारे में। देखिए जो यमुना है, अब यमुना का तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, यमुना है, यमुना कहां से निकलती है, जो ये उत्तरकाशी आपको यहां दिख रहा है, उत्तरकाशी में एक बंदरपूछ नामक क्या है, पर्वत है। ठीक है, क्या है, यमुना कहां से निकलेगी, बंदरपूछ पर्वत। इस बंदरपूछ पर्वत का जो साउथ वेस्ट पोर्शन है, सपोज ये देखिए, सपोज ये एक पर्वत है बंदरपूछ पर्वत। ठीक है, अब साउथ ये हुआ, वेस्ट जो ये वाला ढाल है। ठीक है, इस साउथ वेस्ट पोर्शन से एक ग्लेशियर है यहाँ पे, उसका नाम है यमुनोत्री। ठीक है, यानी इसके साउथ वेस्ट में क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर साउथ वेस्ट में। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या बहती है, आपका मतलब क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या निकलेगी, यमुना नदी निकलती है। और ये यमुना जो नदी निकलती है इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका मैंने यहां नाम लिखा है, उसका नाम है टोंस नदी। ठीक है, तो प्रमुख सहायक कौन है इसकी, एक, क्योंकि देहरादून जिले से संबंधित है इसके लिए यहां ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और भी सहायक हैं, अब वो नदी वाले सिस्टम में पढ़ाऊंगा। प्रमुख सहायक कौन सी है, टोंस नदी है, जो यमुना के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा पानी अपने साथ लेके आती है। ठीक है, और ये यमुना और जो टोंस नदी है वो जो जहां पे इनका मिलन बिंदु है, ये मुख्यतः किस इलाकों में मिलती है, आपका जो कालसी वगैरह जो डाक पत्थर के इलाके, यहाँ कहीं पे क्या करती है, अपने आप में यमुना और इसका मिलन हो जाता है। वो सब छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जो टोंस जो यमुना नदी है ये बेसिकली उत्तराखंड के सिर्फ 2 जिलों में बहती है, एक का नाम है उत्तरकाशी और दूसरे का नाम है देहरादून। इन 2 जिलों से ही इसका लिंक है उत्तराखंड में, फिर यहां से राज्य की सीमा से बाहर चले जाती है। ठीक है, तो इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, टोंस नदी है। और जो टोंस नदी है ये भी कहां से निकलती है, उत्तरकाशी में। टोंस, क्योंकि टोंस जो नदी है वो 2 नदियों के संगम को टोंस बोला जाता है, टोंस। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जो टोंस नदी है उसका नाम है 2 नदियों के संगम से, यूं कीजिए ऐसे। ठीक है, अब ये जो टोंस नदी है एक का नाम है रुपिन, एक का नाम है सुपिन। ठीक, अब जो सुपिन है, देखिए
क्या लिखेंगे, सुपिन, और एक का नाम रुपिन। इन दोनों का संगम क्या कहलाता है, टोंस कहलाता है। जब ये अब जो ये रुपिन नदी है, ये रुपिन नदी तो यहाँ से निकलती नहीं है, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री से होके आती है, तो रुपिन के बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश। और जो सुपिन नदी है ये वही जो बंदरपूंछ पर्वत बताए मैंने आपको उत्तरकाशी में, उसके जो नॉर्दर्न ढाल है, यानी जो नॉर्दर्न पोर्शन है, इस ढाल से निकलती है। कौन सी आपकी, ये सुपिन नदी। तो इसको क्या लिखेंगे, बंदरपूंछ पर्वत में, बंदरपूंछ पर्वत में स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, स्वर्गारोहिणी, ठीक है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो सुपिन नदी है वो किससे निकलती है, स्वर्गारोहिणी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लिया मैंने, देखिए स्वर्गारोहिणी, स्वर्गारोहिणी, ठीक है। इस ग्लेशियर से क्या करती है, सुपिन निकलती है। और रुपिन और सुपिन जो मिलती है वो टोंस नदी कहलाती है। और इसका एक अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेगा इस टोंस का, उसको बोलते हैं तमसा। क्या बोला जाता है उसको, तमसा नदी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये यमुना की क्या है, सहायक नदी अपने आप में है। अब जो यमुना और टोंस है वो कहाँ इसका मिलन होता है, जो डाक पत्थर का इलाका और जो कालसी का इलाका, वो इस इलाके में ही, यहाँ कहीं पे क्या होते हैं, इन लोगों का, इन नदियों का संगम होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो यमुना नदी है ये पूरे उत्तराखंड में लगभग 148 किलोमीटर तक बहती है और उसके बाद ये राज्य से बाहर चले जाती है। तो यमुना नदी का उत्तराखंड राज्य में कितना बहाव है पूछता है, तो लगभग 148 किलोमीटर ये उत्तराखंड में बहती है। और यमुना जब आगे को जाती है इसके इस छोर से, यानी इस वाले तट से, ठीक है, यानी इसके जो बाईं ओर है, बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड से एक और नदी से आके मिलती है, उसका नाम है आसन नदी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है आसन किसकी सहायक है, तो आप क्या बताओगे, यमुना नदी की, ठीक है। और देहरादून में ही ये है। देहरादून से जब आप हिमाचल की ओर जाएंगे तब आपको ये देखने को, इस इलाके में आपको देखने को मिलता है ये आसन नदी, ठीक है। तो ये आसन नदी पे ही एक बैराज भी बनाया गया है, वो आसन बैराज है, वो बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिख लीजिए, आसन संरक्षण रिजर्व। ये आसन संरक्षण रिजर्व और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको करना है क्योंकि ये रहा है चर्चित, ठीक है। ये भी अपने आप में देहरादून जिले में ही पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 14 अगस्त यानी 14 अगस्त 2005 को भारत सरकार यानी राष्ट्रपति ने इसको किसको समर्पित किया था, देश को समर्पित किया गया था, ठीक है। लिख लीजिए 14 अगस्त 2005 को नेशन यानी देश को समर्पित, ठीक है, हमारे देश को क्या कर दिया गया था, समर्पित कर दिया था, ठीक। अब ये जो है ये आसन संरक्षण क्यों जाना जाता है, अगर आपसे पूछता है, ये जो प्रवासी पक्षियां होती हैं उनका ऐसग्रह कहलाता है। यानी जो प्रवासी पक्षियां होती हैं, प्रवासी मतलब जो दूसरे देश से माइग्रेट करके यहाँ पे आती हैं, उस माइग्रेशन के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रवासी पक्षियां आती हैं। माइग्रेट क्यों होंगी, जैसे आप रसिया और चाइना का इलाका देखेंगे या मध्य एशिया मिडिल एशिया का इलाका देखेंगे, वहाँ ठंडियों में बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, बर्फबारी होती है, तो वहां पे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वहां से वो पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, प्रवासी पक्षियों का ऐसग्रह, प्रवासी पक्षियों का ऐसगाह कहलाता है, ठीक है। ऐसगाह यानी जहां वो आराम से रह सकते हैं। यहाँ क्या होता है, अक्टूबर से मार्च के आसपास तक बहुत ज्यादा प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए अक्टूबर से मार्च है। और क्यों आती हैं, क्योंकि मध्य एशिया का इलाका पूरा बर्फीला हो जाता है, उन पक्षियों को वहां पे रहने के लिए, वहां पे वो रह नहीं पाते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, ऐसगाह। अब देखिए यहाँ पे एक पक्षी है जो उसका पसंदीदा स्थान माना जाता है, उस पक्षी का नाम है सुरखाब, ठीक है। यानी अगला पॉइंट लिख लीजिए सुरखाब, और ब्रैकेट में इसी सुरखाब को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है रूडी सेल्डक, ठीक है। क्या है, रूडी सेल्डक का पसंदीदा स्थान लिख लीजिए। यानी सुरखाब यानी रूडी सेल्डक नामक पक्षी का एक है पसंदीदा स्थान है, ठीक है। अब देखिए आसन संरक्षण करंट अफेयर से कैसे आप लोगों से जुड़ता है, क्यों ये इतना चर्चित रहा है, ठीक है। हाल फिलहाल में 2020 में इसको जो किया गया रामसर सम्मेलन के तहत इसको क्या कर दिया, एक आर्द्रभूमि के रूप में रामसर साइट में क्या कर दिया है, शामिल कर दिया गया। यानी आसन वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल कर दिया है, जो कि अपने आप में 38th है, ठीक है, और उत्तराखंड का पहला है, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे आप, सीधे सीधे इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। इसे रामसर, अभी बताता हूं ये क्या होता है, रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है, साइट में शामिल। और ब्रैकेट में लिख लीजिए 38, उस टाइम 38 था, 42 के आसपास है शायद, ठीक है, 38 ये अपडेट कर देना। और नीचे लिख लीजिए उत्तराखंड का
पहला आर्द्र भूमि, पहला आर्द्र यानी वेटलैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्द्र भूमि को वेटलैंड यानी दलदल वाली भूमि, आर्द्र भूमि जो रामसर साइट में शामिल है, जो रामसर साइट में शामिल है, में शामिल। और कब हुआ? 2020 में ही इसको शामिल किया गया। पहला उत्तराखंड का वेटलैंड है यानी आर्द्र भूमि है जिसको रामसर साइट में क्या किया गया? शामिल किया गया है। अब ये रामसर साइट होता क्या है? देखिए, जो दलदली भूमि होती है, जहां आप लोगों ने देखा होगा न वो पूरी तरह से पानी है न पूरी तरीके से स्थल है, तो दलदल वाली जो भूमि होती है या जो मत्स्य वाली जो तालाब होती हैं या इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, आर्द्र भूमियाँ होती हैं, उसके संरक्षण के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन हुआ था। वो हुआ था 1971 में, ठीक है, 2 फरवरी 1971 में। तो इतना लिखने के बाद रामसर सम्मेलन के बारे में लिख लीजिए। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? रामसर सम्मेलन, ये जीएस से जुड़ गया आपका, ठीक है। ये हुआ था 2 फरवरी 2 फेब 1971 में। और रामसर कहाँ पड़ता है? ईरान में, ठीक है। ईरान में क्या पड़ता है? रामसर पड़ता है। यहाँ क्या हुआ था? जो आर्द्र भूमियां होती हैं, वेटलैंड होता है, उसके संरक्षण के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए एक समिट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। भारत ने भी उस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए हैं, भारत भी उसका मेंबर है। तो उस रामसर सम्मेलन में इसको साइट में जगह दे दी गई है। अब इसको क्या किया जाएगा? और ढंग से इसको क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। अब ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम UNEP है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम, उसके तहत इसको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है, ठीक है। एक संस्था है उनके अंदर, उसका नाम है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज वो जो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर काम करता है। उसके तहत रामसर सम्मेलन हुआ था जो 1971 में ईरान में हुआ था, 2 फरवरी 1971। वो क्या करता है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए योजनाएं बनाता है, उसी में इसको शामिल किया गया है। तो हर वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र दिवस मनाया जाता है इसी में, ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे बोलते हैं, ठीक, दिवस, ठीक है। ये तो आपका क्या था? आसन संरक्षण रिजर्व के बारे में था, ठीक। उम्मीद करता हूं जिला सीरीज की पहला पार्ट आप लोगों के पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करके इसको इतना फैलाइए कि जिस बेचारे को, जिस स्टूडेंट को कोचिंग नहीं मिल पाती है, वो भी इससे क्या कर सके? लाभान्वित हो सके, ठीक है। फिर मिलता हूं इसके दूसरे पार्ट के साथ। इसको रिवाइज करके तैयार कीजिए। थैंक यू।